एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। जैसा कि आपको पता है कि क्रैश कोर्स का सीरीज़ चल रहा है और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूं। तो कुछ दिनों से मैं उपस्थित नहीं था, घर में शादी विवाह का माहौल था, इस वजह से। बट हाँ, मैंने आपसे जैसा कहा है कि एग्ज़ाम्स के 5-6 दिन 7 दिन पहले तक मैं आपके कोर्स को कंप्लीट कर दूँगा, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें कुछ छोटे और एक बड़ा टॉपिक इन्वॉल्व होगा, जहाँ से कि पेपर में आपके क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़िएगा। आज लगभग 2-3 छोटे टॉपिक कराऊंगा और एक बड़ा टॉपिक करा के इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। रही बात आपकी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक चैप्टर बचेगा, एक चैप्टर एटम का और एक चैप्टर न्यूक्लियाई का, और एक चैप्टर आखिरी में बचेगा आपका क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। अगर कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन। तो मैक्सिमम जैसे कि मैं आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, आज डिफ्रैक्शन और ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा। कल मैं ख़त्म करूँगा, एक ही दिन का चैप्टर है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगा मैं। बाकी एटम और न्यूक्लियाई 2 दिन लगेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ख़त्म करने में 2 दिन मैक्स, 2 से 3 दिन मैं कह ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और आपका जो क्या नाम है कम्युनिकेशन बचेगा 1 दिन। ठीक है, तो इतने टॉपिक मैं आप अगर कम्युनिकेशन आएगा तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीज़ें मैं आपकी ख़त्म कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा विद इन 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, आज आप देख लीजिए 28 तारीख है, तो 8 से 9 तारीख तक मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर समराइज़ कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा ये पूरी किताब को। ठीक है, निश्चिंत रहेगा आप इसके लिए। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए आराम से। मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाते चल रहा हूँ। ठीक, चलिए आज की हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, ये किस तरीके से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम ड्रॉ करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे ही पॉइंट होंगे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के टॉपिक होंगे। इन सबको मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये पेपर में जनरली आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जनरली क्या आते ही हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, आराम से समझिएगा, धीरे धीरे, मुश्किल से 3-4 मिनट का टॉपिक है, मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। वो कहना चाह रहा है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है अभी, इसके पहले जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो आपने फार्मूला पढ़ा I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, या फिर आपने पढ़ा होगा A = A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। बस इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से हम ये इस्तेमाल करके देखेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बन रहा है। ठीक है, अब उसके लिए परेशान मत होइएगा, आगे देखते हैं। आइए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जब बात करते हैं तो वो सिंपली कहना चाहता है कि फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने पहले कराया भी है, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो इक्वल टू होता है K × A² कह लीजिए। ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अगर इस बारे में ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने पिछली क्लास में कराया है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया है। आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरत क्या है। आप कहोगे सर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के मल्टीपल में अगर मैं फाई की वैल्यूज़ को रखूँगा तो मैं आसानी से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकता हूँ। इसका मतलब कि आप एम्पलीट्यूड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि मैं अगर कहूँ तो आप ये लिख सकते हैं A = A1 + A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं है।
अगर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये मैंने कब लिख पाया, ये पॉसिबिलिटी कब आई, व्हेन जो फाई था वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन का क्या था, मल्टीपल था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने इसलिए लिख पाया। इसका मतलब इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कुछ मैंने किया नहीं है, जो वैल्यूज़ जो फॉर्मूले बताए हैं बस उसी में सारी चीज़ों को उठा के रखा है। तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई थीटा और फाई इज कंसीडर्ड, देन व्हाट वी आर फाउंड दैट, हम यहाँ पर पा क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ पाना नहीं है आपको, बस एक सिंपल सी चीज़ आप देखेंगे कि अगर इस सिचुएशन के अंदर, ये सिचुएशन हमने डेवलप कर ली है, ध्यान रखिएगा, अगर इस सिचुएशन के अंदर हम किसी भी तरीके से दोनों ही वेव्स, जो दो वेव्स को हम इंटरफेयर करा रहे थे, दो वेव्स कैसे इंटरफेयर करा रहे थे, डबल स्लिट से, याद करिएगा, डबल स्लिट लगाया था, वेव्स यहाँ से यहाँ जनरेट हो रही थी और इंटरफेयर करते हुए एक पैटर्न बना रही थी स्क्रीन पर। ऐसे बहुत सारी वेव्स पैटर्न बना रही थी। मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये कट करती हैं और उनके S1 और S2 स्लिट से एक स्ट्रेट लाइन उनके इंटरसेक्शन को टच करते हुए एक पूरा का पूरा स्क्रीन पर क्या बनाए, स्क्रीन पर जाके इंटरसेक्ट कर जाए, तो उस तरह के वेव्स हमेशा क्या बनाते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते थे। और जो दोनों वेव्स के इंटरसेक्शन पर इंटरसेक्ट ना करके बने, वो लाइन जो इनके इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट करके स्क्रीन पर पैटर्न ना बनाए, वहाँ पर हमेशा क्या बनता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज बनती थी। ये मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास की जाके इसको रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर दो वेव्स मैं लेता हूँ, दोनों के दोनों वेव्स जो S1 और S2 से आ रही हैं, उन सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम करने का मतलब क्या है, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बस यही कहा कि दोनों के दोनों वेव अगर कंस्ट्रक्टिव हैं तो एक अगर इस तरीके से चल रही है तो दूसरी भी सेम एम्पलीट्यूड यानी सेम हाइट को ए को लेकर आगे की ओर बढ़ रही है। ये तो कंडीशन हम डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने से ये कंडीशन हम बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना कि हम दोनों वेव्स का सेम एम्पलीट्यूड के साथ प्रोपोगेट कराएं। तो अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए A1 और A2 का, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के 2a स्क्वायर हो जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत, सॉरी 4a स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना, 4a स्क्वायर हो जाएगी। के कांस्टेंट मान लीजिए, के को मैंने नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो वेव्स हो, दो के दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे पास आई की जो वैल्यू मिलेगी वो 4a स्क्वायर मिलेगी। सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई का मल्टीपल बनता चला जाएगा। और उस कंडीशन में जो मिनिमम इंटरफेरेंस बनेगा, यानी मिनिमम जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कह लीजिए डार्क फ्रिंज बनेगी, उसकी जो मिनिमम कंडीशन होगी वो क्या होगी, मैंने सब कराया है, आप पीछे क्लास में जाके देखिएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन होगी तो A1 माइनस A2 को यहाँ पर अगर मैं दोनों वेव्स का फिर से सेम एम्पलीट्यूड करता हूँ, दोनों का हाइट सेम है, तो A में से A माइनस हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये पहले वाला कंडीशन था, और उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अगर इंटेंसिटी 0 आती है तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पर आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी जहाँ जहाँ पे इंटेंसिटी 0 आएगी। जहाँ जहाँ पे इंटेंसिटी अगर 4a स्क्वायर आ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसका मतलब अगर मैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूँ तो सर ये 100% श्योर है कि जहाँ जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वहाँ पर 4a स्क्वायर का एक कॉमन एम्पलीट्यूड की वेव्स मिलेंगी। समझ चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी वहाँ पे एक कॉमन एम्पलीट्यूड की डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो इस पर और इस पर इन दोनों को मिलाकर मैं एक पैटर्न ड्रॉ करूँगा, और वो पैटर्न कुछ किस तरह का दिखेगा वो आपको भी पता चल जाएगा। यानी बस ये इंटरफेरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यही बताना चाह रहा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंटरफेरेंस का, कि मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन जो होगी किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, वो एक कर्व को देगी। और वो कर्व कैसा होगा, वो कर्व इस तरीके का होगा कि वो हर एक ब्राइट फ्रिंज के लिए एक कॉमन एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करेगी, यानी एक सेम इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करेगी, जहाँ पर कि डार्क फ्रिंजेस के लिए डेप्थ में जाएगा और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अप में जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक, ये देखिए,
कुछ इस तरीके से, ठीक। थोड़ा हाथ अगर मेरा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको समझिएगा, ठीक है। इस तरीके से वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक कॉमन हाइट मिलेगी सबके लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा जो लोब्स हैं, जो लोब्स आपको ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर की ओर दिख रहे हैं, दे आर फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। फ्रिंज क्या है मैंने बता दिया, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। और जो नीचे की ओर मिल रहे हैं ये सब, दीज आर व्हाट, डार्क फ्रिंजेस, ठीक। समझ पा रहे हैं ना। और ये ऊपर जो मैंने डंडी बनाई है, दो एक्सिस बनाई है ना, ये इंटेंसिटी का एक्सिस है और ये फाई की एक्सिस है। यानी जैसे जैसे फाई बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ या घट नहीं रही है। अगर ब्राइट बन रही है तो जैसा सेंटर पर मैक्सिमा ब्राइट बना था, एक ब्राइट फ्रिंज, एक ब्राइट पट्टी बनी थी, उसी एम्पलीट्यूड की, उसी इंटेंसिटी के साथ बगल में भी, यानी उस ये इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ। ये क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब सेंटर है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच में जहाँ पर वाइट पैटर्न या वाइट फ्रिंज बनेगी, उसके ऊपर आप क्या लोगे, पॉजिटिव फ्रिंजेस लोगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर की तरह बेसिकली बिहेव करेगा। और इसके नीचे आप क्या करोगे, निगेटिव फ्रिंजेस को दिखा रहे हैं। यानी इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में। यानी यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे, अगर डार्क फ्रिंज के लिए मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -पाई, क्योंकि उल्टा जा रहा हूँ, याद रखिएगा, मैंने निगेटिव जा रहा हूँ। तीसरा -3 पाई, ऐसे फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर पैटर्न आपको आगे की ओर देखना है, वो भी किसके लिए, डार्क के लिए, तो यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई। अगर ब्राइट के लिए देखना है तो 0, 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 पाई। इधर देखना है तो -2 पाई, इधर -4 पाई। बस एक नंबर लाइन की तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रही हो तो उसको डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बहुत कॉमन सी, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, मैंने कहा था 5-7 मिनट की चीज़ है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द कर्व विच इज ड्रॉन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द फेज एंगल फाई, जो हम यहाँ पर फाई ले रहे थे। इंटेंसिटी और फाई के बीच में हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, जहाँ पर कि हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि हमको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये कि अगर एक दो वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं, दो के दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड हम सेम ले लें, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इंटेंसिटी की वो 4a² आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो जितने जितने ये इस बेस पर आके जितने लोब्स गिरे हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4, इस बेस पर जितने लोब्स गिरे हैं दे आर डार्क फ्रिंजेस, और इस बेस से जितने हाइट पर सब गए हैं दे आर ब्राइट फ्रिंजेस। और एक सबसे कॉमन चीज़ इनमें क्या है कि सारे के सारे सेम इंटेंसिटी के हैं, यानी सारे के सारे एक ही एम्पलीट्यूड के हैं। अगर ये देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटरफेरेंस। ये आपके पेपर में आ जाता है। जनरली आपसे सिंपली बोल देगा कि व्हाट डज दिस इंटेंसिटी, ऐसे कर्व बना के दे देगा और कह देगा व्हाट डज दिस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोज। तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोज बेसिकली व्हाट, द एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम एज वेल एज ऑल द डार्क फ्रिंजेस आर सेम। और आपको वहाँ पर इस लाइन पर फेज एंगल का रिप्रेजेंटेशन कर देना होगा ऐसे, और ऊपर वाले पर किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए कर देना होगा। इस लाइन पर इंटेंसिटी पैटर्न को दिखा देना होगा, उसी फिगर को ड्रॉ करके बता देना है उसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और कुछ नहीं आएंगी, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखिए। अगला हेडिंग डालिएगा। जितना बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है, इतना ही पेपर में आपके सब फंस जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ के बारे में मैंने बताया ही आपको, अगर नहीं है तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज़ एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पर तो क्वेश्चन कई साल पूछा है और बहुत बार आ जाता है, डायरेक्ट 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, आप देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन आता है, आता ज़रूर है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज़ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे कि दो इंटेंसिटीज़ को अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा दोनों की कंडीशन मैंने आपको बताई है। अगर उसमें कोई डाउट हो तो उसको फिर से आप पूछ लीजिए एक बार, अगर डाउट ना हो तो मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन मैंने पीछे ही बता दिया था। मैक्सिमा मैंने बताया था कि अगर दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी, अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो मिनिमा की कंडीशन आएगी। ये सब मैंने बताया है पिछले क्लासेस में, ठीक है, आप उस क्लासेस को जाके देख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कंपैरिजन निकालना है तो कंपैरिजन आपको सिंपल सी बात है, कंपैरिजन मैंने पहले ही बता दिया है। इंटेंसिटी का कंपैरिजन मैंने अगर एम्पलीट्यूड के सेंस में बताऊंगा तो के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर कंस्ट्रक्टिव के लिए है ये, और I इक्वल टू के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये मैंने किसके, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, यहाँ लिख लीजिए, और ये डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता तो पिछली क्लासेस में देखिए। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी छोटे छोटे से फॉर्मूले बनेंगे तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, कैसे बनेंगे देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल अगर फॉर्मूला इंटेंसिटी का बने तो आप क्या कहोगे, सर अगर इंटेंसिटी में एक वेव की इंटेंसिटी I1 मान रहा हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए A1 का स्क्वायर। दूसरा इंटेंसिटी मान लेता हूँ I2 तो उसका इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड A2 का स्क्वायर, यही मानेंगे। आपसे वो सिंपली क्या दे देगा पेपर में कि दो वेव्स हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड दे दिए हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ लेगा। आपको दोनों का इंटेंसिटी देकर एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लेगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देखिए, यानी अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू नथिंग बट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक। एक फॉर्मूला ये बन जाता है डायरेक्टली कि एम्पलीट्यूड दे के आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देगा और आपसे क्या पूछ देगा, इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या पूछ सकता है इससे, इस फॉर्मूले से पूछ सकता है। इस फॉर्मूले से क्या पूछेगा कि अगर इंटेंसिटी I1 और I2 का रेशियो दे दे, या फिर आपको एम्पलीट्यूड A1 और A2 दे दे, ठीक है ना, और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन दे दे, और उसके बाद फिर आपको I1 I2 के बीच में क्या पूछ ले, इंटेंसिटी का रिलेशन पूछ ले। तो उन तीनों चारों फॉर्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है। अगर मैं, एक फार्मूला ये है, अगला फार्मूला देखिए, अगर मैं इस कंडीशन को लिखूं तो ये कौन सी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा की कंडीशन है। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो दूसरा आई मिनिमा, आई मिनिमा अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये आई मिनिमा आपको बताएगा, ठीक, आई मिनिमा आपको क्या बताएगा, अपॉन के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमा होगा क्यों, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव मिनिमम के लिए, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम के लिए है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो आपको नहीं लिख के देगा, वो आपको सिंपली दे देगा कि दो इंटेंसिटीज़ हैं आई मैक्स और आई मिनिमा, इनका रेशियो इतना दिया है तो इनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या होगा वो बताइए। पेपर में मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, परेशान मत होइए। तो इन दोनों कंडीशन को मैं आपस में लिख सकता हूँ, जहाँ से के कट जाएगा तो के को मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ। तो एक फार्मूला ये बनकर आता है, इसको भी डब्बा बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला बन सकता है, मान लो अगर इन सब में से मैं A1 को कॉमन ले लूँ, A1 स्क्वायर को इन दोनों में से, तो A1 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो A2 अपॉन A1 का 1 प्लस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 और A2 अपॉन A1 को मैं क्या मान सकता हूँ, कुछ R A B C D कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ A2 को सब में कॉमन ले लो। अब जैसे मैं इसको और तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो आप क्या निकाल सकते हो, A2 को अगर कॉमन ले लोगे तो A1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A2 इधर ले लोगे का होल स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी लगा दूँ, A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कटा, ठीक। तो ये आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा, ये क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन प्लस A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप A1 अपॉन A2 का रेशियो दे देगा, A1 अपॉन A2 का सबका रेशियो दे देगा, और आपसे कह देगा कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो बताइए क्या आएगा। तो ये भी फार्मूला आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। आप कितने नंबर ऑफ फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, बस वही आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है और कुछ नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें और आपको समझ लेना चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे जहाँ तक दिमाग में याद आ रहा है, मैं अगर बनाना चाहूँ पेपर में आ सकता है मे भी आपके क्वेश्चन। आपको ये पता है कि जो इंटेंसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्लिट विड्थ मैं कुछ लेता हूँ, जैसे कि D1 D2 में स्लिट विड्थ ले रहा था, या W1 W2 मान लीजिए है, ठीक है, विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स है, जैसे छोटे छोटे जो चौड़ाई थी, जैसे मैंने बताया था ना, ये याद रखिएगा, जैसे ये है, देख लीजिए, जैसे ये है और ये है। मैंने कहा इसका जो विड्थ की चौड़ाई है वो W1 है, इसकी विड्थ की चौड़ाई, ये जो छोटा छोटा छेद है, इनकी चौड़ाई W1 W2 है। तो जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो इनके चौड़ाई के रेशियो पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कहने का मतलब ये है मेरे कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होगा वो एक फार्मूला और होगा W1 अपॉन W2, इस पर भी डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है ना। आई मैक्स W1 अपॉन W2 का मतलब क्या है कि मान लीजिए इनमें से W1 छोटा हो W2 बड़ा हो, छेद, यानी इसका मतलब ये है कि जितना फाइन शार्प छेद होगा, जितना शार्प क्या है ना कि होल होगा, उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, शार्प इंटेंसिटी मिलेगी। और जितना बड़ा या ब्लंट छेद करोगे उतना बड़ा क्या होगा, विड्थ उतनी फैली फैली मिलेगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमा के रेशियो को W1 अपॉन W2 से मान सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो अगर विड्थ है ये W1 W2 विड्थ है, ऐसे लिख लिया W1 एंड W2 विड्थ ऑफ स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या और यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा कि W1 जो है वो बहुत छोटा है W2 से, ऐसा अगर लिख लेंगे आप, इस रेशियो को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ें, परेशान मत होइएगा, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर में आता है कई बार ये क्वेश्चन कराता हूँ एक मैं इस पर, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए लिखिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। कह रहा है टू कोहेरेंट सोर्स हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशियो 25:16। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो वीडियो में पीछे जाके ले लीजिएगा, क्योंकि मैं मिटा चुका हूँ। दो इंटेंसिटीज़ हैं जिनका रेशियो क्या दे दिया है, जिनका रेशियो कुछ दिया हुआ है 25:16 या जो भी दिया हो इस तरीके से, ठीक है। दो इंटेंसिटीज़ हैं जिनका रेशियो आपको दे दिया गया है, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। यानी आप एक बात समझिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, और जो सोर्स होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जहाँ पर अगर दो स्लिट की मैं बात कर रहा हूँ S1 S2, अगर वहाँ से कोई लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों स्लिट किस तरह से काम कर रहे हैं, एक कोहेरेंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। आइए सिंपल सी चीज़ है, देखिएगा, मतलब ये कुछ कहना नहीं चाह रहा, कह रहा है कि I1 अपॉन I2 का हमने रेशियो दे दिया है 25:16, यही कह रहा है वो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स। यानी ये कुछ कहना नहीं चाह रहा, ये कह रहा है कि I1 I2 दो इंटेंसिटीज दे दी गई हैं, ठीक, आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और बताना है कि वैल्यू क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, देखिएगा। मैंने कहा आपको I1 I2 की वैल्यू दी है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, आपको मैंने पहले कराया है I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये कराया है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको कराया है। इसका मतलब इस I1 अपॉन I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 25:16, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद करिए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, अभी जस्ट कराया था, क्या था, A1 अपॉन A2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 होल स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और देख लीजिए 2 मिनट के अंदर आप आंसर निकालेंगे। बस आपको ये फार्मूला याद हो जाए, बस 2-3 बार इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, कुछ है नहीं, उलट पलट करना है फार्मूले को, बस वैल्यू पुट करिए। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या निकल गई, 5/4,
5/4 + 1 का होल स्क्वायर, 5/4 - 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप। बायो का स्टूडेंट कोई होगा, बायो वाले होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी रियायत बरत देता हूँ मैं। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 × 1 = 4, 9/4, 9/4 यानी 81/16, और इधर आ जाएगा 5/4 यानी 1/16, 16 से 16 कट गया, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू वॉट, 81/1। ये रेशियो निकल कर आपके सामने आएगा, यही आंसर है आपका। मिला लीजिए, बुक में भी यही आ रहा है, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसा ही आंसर आ रहा है। आपका भी आंसर ये आना चाहिए। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यार देखो, कुछ है नहीं इस पूरे चैप्टर में, बस इस पूरे चैप्टर में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दे जाएंगे ना, तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में है और बहुत अच्छा नंबर आप लाएंगे। जैसे ये सब टॉपिक क्या है, जनरली आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, कई साल का, इस टॉपिक से, इस तरह के बने हुए 3-4 फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाइए और इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इनको छोड़कर गए तो आप समझ लीजिए कि 2 नंबर फ्री में छोड़कर आएंगे। फ्री के 2 नंबर है ये सब, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कह रहा है, ठीक, आगे बढ़ जाइए। अगली हेडिंग डालिएगा,